टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली आने के बाद शिक्षक बहुत ही ज्यादा उदास हैं, आक्रोशित भी हैं। उनको कहीं न कहीं एक थोड़ा सा जो निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो उम्मीद वो लगाए हुए थे उनके उम्मीदों पे कहीं न कहीं संकट के बादल नजर आ रहे हैं। चलिए इसी बिंदु को आज हम लोग देखना चाहेंगे कि हमने आज 2-3 बिंदु को उठाया है, जिस पर आज हम लोग समस्त चर्चा करेंगे। और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहला बिंदु हमारा है कि क्या नियोजित शिक्षक दक्ष नहीं हैं। बार बार परीक्षा की बात आ रही है। पहले आप लोग दक्षता परीक्षा दिए हैं, बहुत सारे साथी पात्रता परीक्षा देकर आए हैं, फिर आगे सक्षमता परीक्षा की बात कर रही है। तो क्या वाकई शिक्षक दक्ष नहीं है, हम इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि दक्षता परीक्षा क्या है। आखिर जो परीक्षा जो ली गई थी 2009 में पहली बार दक्षता परीक्षा ली गई थी, आखिर इस दक्षता परीक्षा का औचित्य क्या था और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पात्रता परीक्षा क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप शिक्षक बनने से पहले देते हैं, तो उस पात्रता परीक्षा की क्या योग्यताएं रही है, क्या अर्हताएं रही है, वो उसका क्या प्रोसीजर रहा है, इन सारे बिंदुओं को देखने का काम करेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग सक्षमता परीक्षा जो आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि सरकार के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो हम तीनों बिंदु को डिटेल में देखेंगे और फिर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या परीक्षा के बाद राज्यकर्मी मिलेगा या हम लोग बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। क्लियर है, क्या बनेंगे? विशिष्ट शिक्षक। ये जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसके समस्त बिंदुओं को भी देखने का काम करेंगे कि आखिर ये जो पूरा ताना बाना बुना गया है इसी को केंद्र बिंदु में रखा गया है, क्योंकि एनसीईटी का जो प्रावधान है उस प्रावधान को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। तो साथ साथ हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो साथी नए हैं उस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सूचना तो मिलेगी ही, साथ ही साथ तैयारी की संभावना भी अगर बनती है तो आपको पूरी तैयारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहां से शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हमारी कहानी आती है आरटीई की प्रावधान कि आरटीई सबसे पहले आरटीई मतलब राइट, उसके बाद चर्चा सारा करेंगे राइट टू एजुकेशन। पहले बेस को समझ ले हम लोग। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा के अधिकार की बात किया जाए कि क्या भारत में जो शिक्षा का अधिकार आया है तो क्या ये सब 2009-10 की बात है? क्या 2009-2010 की बात है? 2009 में पारित होता है, 10 में लागू होता है। इस बिंदु को देखेंगे तो आप जान लीजिए कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने? याद रखिएगा इस पॉइंट को, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1910 में। याद रखिएगा ये ईस्वी। मैं आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज को भी गेन करते चलिए कि 18 मार्च 1910 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के सामने प्रस्ताव रखा। किसके सामने यह प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव किसके सामने में रखा? क्योंकि देश आजाद नहीं था उस समय में, तो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश विधानमंडल के पास में रखा, लेकिन इसको स्वीकारा नहीं जा सका। क्लियर है। वहां पे इसको क्या कर दिया गया? इसको खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया वो आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि याद कीजिए, क्यों खारिज किया गया। अब फिर आप वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कहेगा सर लंबा वीडियो। नॉलेज को देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, वीडियो में बने रहिए, लेकिन ये जानकारी जरूर हासिल कर लीजिए। इससे पहले आपको याद होगा कि 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। क्यों? और यह 1 लाख रुपया जो खर्च भी नहीं किया जा सका। क्यों नहीं खर्च किया जा सका था? क्योंकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी हो, हमारी भारतीय परंपरा चाहती थी कि हिंदी हो, और इसी के कारण यह राशि खर्च भी नहीं की जा सकी। और यही वजह था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1910 ईस्वी में ब्रिटिश विधानमंडल के पास में प्रस्ताव रखा तो इसको खारिज कर दिया गया। ये आप आरंभिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जान लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा
डिलीट करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस बिंदु के बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या होता है कि अब आरटीई को 2009 में पारित किया जाता है। क्लियर है? संसद के द्वारा आरटीई को 2009 में पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है? तो वो डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009। याद रखिएगा कब पारित किया गया था इसको? 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। लागू हुआ कहां? समूचे भारत में। समूचे भारत में किसको छोड़कर? एक राज्य को छोड़कर। कहां? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्यों? कि उस समय धारा 370 थी, उसका एक अपना संविधान था। तो लेकिन अब धारा 370 भी हट गया, अब वहां भी लागू हो गया। तो दो चीज आप लोग देखे आरटीई को। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले 1910, फिर 1813 को भी सीख लिए। फिर आप लोगों ने 2009 4 अगस्त 2009 में पारित करते हैं, 1 अप्रैल 2010 को लागू करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई समस्या नहीं। और याद रखिएगा आरटीई में 7 अध्याय। कितने अध्याय? 7 अध्याय और 38 खंड। एकदम भूलिएगा नहीं। अगर एग्जाम हुआ तो ये सारा क्वेश्चन एकदम पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन में आएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर परीक्षा आयोजित हुई तो इसी चैनल पे मैं आप लोग को लाइव आकर आपकी तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और इस नंबर को नोट करके रख लीजिए, 9709124019। ठीक है, इस नंबर को नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। एक एक बिंदु को देखेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज लेके जाइएगा और इतना नॉलेज लेके जाइएगा कि किसी को भी आप बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, ये सारा बिंदु समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हैं आरटीई को। संवैधानिक दृष्टिकोण पूरा छिलका छोड़ा के समझ लीजिए। चलिए, संवैधानिक दृष्टिकोण। अब संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाग 4 क्या है? भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। इसी बीच में देखिएगा एक छुपा हुआ आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात। किसकी बात? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात यहां की जा रही है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इस आर्टिकल 45 को भी याद रखिएगा। और इसी के बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और फिर आर्टिकल 21A को जोड़ा जाता है। आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। तो यह भी क्लियर दिमाग में रखिए। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में, कहां? आर्टिकल 45 में। एक एक बिंदु को। आर्टिकल 45 में बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और इसी निःशुल्क शिक्षा की बात में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 को जोड़ा गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक एक बिंदु को समझ लीजिए अच्छे से। और यही आरटीई में आपका प्रावधान है, जो क्वेश्चन भी बनता है इसी आरटीई में, कि 25% बीपीएल परिवारों को क्या निजी विद्यालय में नामांकन देना है। और यही आपका कहता है 30:1 जो कहते हैं बच्चे, ये किसकी देन है? ये आपका आरटीई का ही देन। क्लियर? तो ये आरटीई के समस्त प्रावधानों को समझ लीजिए। कैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ आरटीई में। अब हम लोग चर्चा आते हैं किस बिंदु पे? दक्षता, पात्रता और सक्षमता परीक्षा पे। क्लियर है? बहुत सारे साथी नोट भी कर रहे होंगे तो नोट भी कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे हम लोग आरटीआई के प्रावधान को देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले दक्षता परीक्षा क्या है।
अब हमारा सबसे पहला बिंदु देखने का क्या है, अब देखेंगे हम लोग दक्षता परीक्षा क्या है। क्लियर, हेडिंग बना लिए हम लोग, दक्षता परीक्षा क्या है। अब याद कीजिए दक्षता परीक्षा में, चलिए कौन सा स्केच दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखेंगे दक्षता परीक्षा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले शिक्षक की जो बहाली हुई 2006 के नियमावली के अनुसार, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं अभी जस्ट, 2006 का नियमावली, और उस नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उस नियमावली में स्पष्ट है किसके बारे में, दक्षता या इसको मूल्यांकन परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनकी सेवा 3 साल हो जाती है उनको दक्षता या मूल्यांकन परीक्षा देना है। अगर यह परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, वेतन वृद्धि। और पहले जो वेतन वृद्धि क्या था कि अगर आप स्नातक शिक्षक हैं, स्नातक पे बहाल है तो आपको 500 वेतन वृद्धि मिलेगा। अगर आप इंटर वाले हैं तो कितना मिलेगा, 300 रुपया वेतन वृद्धि मिलेगा। एकदम एक एक चीज को समझ लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये नॉलेज पूरा एकदम संकलन करके समेकन करके आप तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी, आधा नॉलेज लीजिएगा फिर आपको वही अदजल गरी छलकत जा वाला बात हो जाएगी। इसलिए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बिंदु के बाद देखते हैं दक्षता परीक्षा सबसे पहले कब हुई, कब हुई, 2009 में हुई। सबसे पहले कब हुई, 2009 में हुई। पूर्णांक कितना था, पूर्णांक कितना था, 100, मतलब 100 अंक का पूछा गया था। कितना अंक का, 100 अंक का पूछा गया था। आयोग कौन था एग्जाम लेने के लिए, तो SCERT, SCERT के द्वारा एग्जाम संचालित किया गया था। क्लियर है। निगेटिव था क्या इस एग्जाम में, निगेटिव, निगेटिव नहीं था, निगेटिव नहीं था। क्लियर, एक एक बिंदु को समझ लेना है। अब हम लोग देखेंगे कट ऑफ क्या था। कट ऑफ मतलब पास होने के लिए कितना मार्क्स लाना था, तो जनरल के लिए 45% और अदर के लिए 40%। क्लियर है, अदर के लिए कितना लाना था, 40%। अभी इसमें और कहानी हम बतलाएंगे। चलिए कितना था, अदर के लिए 40%। अब 2009 में जो परीक्षा होती है, 2009 में परीक्षा तो आता है रिजल्ट, और रिजल्ट प्रतिशत कितना था, रिजल्ट प्रतिशत, रिजल्ट परसेंटेज, कितने लोग पास करते हैं, तो 2009 का डाटा कहता है कि 92% शिक्षक, 92% शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण हुए, दक्षता उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत शिक्षक, 92% शिक्षक उत्तीर्ण हुए। और इसका सिलेबस क्या था, सिलेबस क्या था, सिलेबस था आपका SCERT का जो सिलेबस जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को 1 to 8। इसके अलावा इसमें टीचिंग स्किल था, टीचिंग स्किल एड था। क्लियर, तो ये था आपका दक्षता परीक्षा। क्या था ये, दक्षता परीक्षा। क्लियर है, तो दक्षता परीक्षा के एक एक बिंदु को आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे दक्षता परीक्षा में एक नियम भी था कि अगर आप 3 बार में दक्षता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार और परीक्षा भी हाल फिलहाल में आपको 18 जून को परीक्षा हुई थी। संस्थान के द्वारा लगभग 2000 शिक्षकों ने यहां से तैयारी की थी और 100% रिजल्ट भी आया था, तो आपको पता ही है। खैर चलिए आगे चर्चा हम लोग करते हैं दक्षता परीक्षा के बाद। ये सारा बिंदु आप एक एक बिंदु को समझ लीजिए। अब इस बिंदु के बाद हम लोग देखेंगे दक्षता परीक्षा के बाद में हमारी चर्चा जाएगी पात्रता परीक्षा पे। अब हम आगे चर्चा करेंगे किस पे, पात्रता परीक्षा पे चर्चा करेंगे कि ये पात्रता परीक्षा क्या है। क्लियर है, चलिए पात्रता परीक्षा आपके स्क्रीन पे हमने लिख दिया। पात्रता परीक्षा क्या है, तो पात्रता परीक्षा में क्या क्या हुआ था, एक BTET और एक CTET। तो याद कीजिए 2011 को, साल याद कीजिए
2011 बीटेट होती है आयोजित, बीटेट आयोजित होती है। और किसके तहत? आरटीई के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी संख्या, भारी कमी को देखते हुए एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया कि हर हाल में शिक्षक होने चाहिए, और बिहार का अनुपात बहुत कम था। और ऐसी स्थिति में क्या किया गया? शिक्षक की बहाली के लिए प्रस्ताव लाया गया। क्योंकि उस वक्त उतना प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, इसलिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी मौका दिया गया। और 2011 के बुलेटिन में देखेंगे आप लोग तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन उनको 6 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित हो जाना है। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये आपका बीटेट होता है या सीटेट होता है, तो बीटेट कौन लेती है? बीएसईबी। और सीटेट कौन लेती है? सीबीएसई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या था? मार्क्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या रहता है इसका? तो 150 अंक का। कितना अंक का? 150 अंक का रहता है। निगेटिव होता है? निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं होता है। आयोग परीक्षा कौन लेती है? परीक्षा कौन? तो या तो सीबीएसई सीटेट ली या बीएसईबी बीटेट ली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस क्या रहता है? तो सिलेबस का स्टैंडर्ड वही 1 to 8 का। हाँ, इसमें थोड़ा सा चाइल्ड पेडागोजी रहता है, वो 2011 के सीटेट में बीटेट में था, चाइल्ड पेडागोजी रहता है। क्लियर? हर में 15-15 नंबर का था, 150 में आपका 75 अंक पेडागोजी ही था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ को। इसका कट ऑफ क्या था? कट ऑफ क्या है? तो 60% किसके लिए? यूआर के लिए, और 55% अदर के लिए। क्लियर? अब परीक्षा होती है 2011 में। परीक्षा कब हुई? 2011 में। और फिर आता है रिजल्ट। और यह रिजल्ट कितना प्रतिशत था? जो साथी दिए होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि 27 लाख फॉर्म भराया था। कितना? 27 लाख। और मात्र 4, लगभग 4%, इससे भी कम कहा जाए, 4% रिजल्ट, 4% मात्र रिजल्ट आया था। किसमें? पात्रता परीक्षा में। और इसके बाद बहाल हुए थे साथी। क्लियर है? तो ये आप क्लियर है? आपके दिमाग में सारा बात, सारा जो मेमोरी होगा ना, वो सारा आपका रिवर्स में चल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल यही है। क्लियर? तो 27 लाख में 4% रिजल्ट होता है। 1 to 5 में तो और भी कम हो जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका पात्रता परीक्षा। क्लियर है? पात्रता परीक्षा में अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे की चर्चा हमारी होगी पात्रता परीक्षा के बाद में सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा, चलिए बात अगर सक्षमता परीक्षा की बात करें तो अभी आयोग क्या ले, कौन सा आयोग इसका एग्जाम लेगा वो पता नहीं है। कहा जा रहा है कि एजेंसी के द्वारा। अब एजेंसी के द्वारा कौन लेगी? अगर विभागीय परीक्षा की बात करें तो दक्षता परीक्षा भी एक तरह का विभागीय परीक्षा था, क्योंकि वह ओपन बहाली नहीं थी, उसमें वही फॉर्म भर रहे थे जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक थे। और ये जो सक्षमता परीक्षा है, इस नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती नहीं होगी। इसका मतलब यह सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई? विभागीय परीक्षा हो गई, कार्यरत शिक्षकों के लिए हो गई। तो एजेंसी कौन होगी? संभावना क्या जताया जा सकता है कि एससीईआरटी ही ले, बीएसईबी बोर्ड के द्वारा। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। क्लियर? तो ये ज्यादा संभावना। बाकी स्वतंत्र बीपीएससी के द्वारा विभागीय परीक्षा नहीं लिया जा सकता है। हाँ, अगर सरकार कुछ भी कर सकती है, अगर बीपीएससी से भी लेती है तो फिर उसका स्टैंडर्ड, बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को भी बचा के रखती है। जैसे हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी के प्रश्नों का लेवल क्या था। क्लियर है? कोई से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यहां आयोग अभी फाइनल नहीं है, सिलेबस अभी फाइनल नहीं है कि क्या होगा। सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। चलिए, आप लोगों ने दक्षता भी दिया, साथी लोगों ने पात्रता भी दिया। इसका सिलेबस 1 to 8 रहा, इसका भी सिलेबस 1 to 8 रहा। आप लोगों ने चाइल्ड पेडागोजी भी दिया, चाइल्ड पेडागोजी से भी क्वेश्चन दिया, और साथ ही साथ जीके और जीएस से भी दिया, और ग्रामर से भी दिया। क्लियर है?
अब आपका जो सिलेबस रहेगा, अगर सिलेबस यही सब रहे तो फिर परीक्षा क्यों लिया जाएगा? अगर जो परीक्षा आप दिए हुए हैं वही अगर लेवल रहेगा तो फिर सक्षमता परीक्षा की जरूरत क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अप होगा। क्यों? क्योंकि अगर यही ऐसा ही परीक्षा लेना तो फिर परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है? तो परीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक थोड़ा सा आप समझ रहे हैं उस चीज को, टेक्निकली चीज को समझ रहे हैं। क्लियर है? अब सिलेबस अभी आपका पता नहीं है, क्लियर? कब होगी ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि अभी तो आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। जब तक आपत्ति लिया जा रहा है शिक्षकों से ईमेल के माध्यम से, और फिर उसके बाद कोई सरकार निर्णय लेगी कि आखिर क्या करना है, उस प्रस्ताव पे क्या करना है। विरोध तो ठीक है, शिक्षक साथी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो वही करेगी जो उनको बेहतर लगेगा। क्लियर है? तो ये सारा बिंदु है। आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा के बारे में भी देख लिया। अभी इसका सिलेबस नहीं है, निगेटिव होगा कि नहीं पता, आयोग कौन से होगा नहीं पता, कितने मार्क्स का होगा नहीं पता। तो ये सारा अभी क्या है, अभी भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा। चलिए, तो हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा को भी देखा। अब एक बिंदु हमारा चर्चा का बचता है, एक बिंदु हमारा चर्चा का बनता है कि क्या नियोजित शिक्षक दक्ष नहीं है? हमेशा हम जब भी वीडियो डालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर नियोजित शिक्षक कितना एग्जाम देकर आए हैं, नौकरी में जाने के बाद भी एग्जाम दिए हैं, प्रशिक्षित भी हो गए हैं, इतने वर्षों से सेवा भी कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तो क्या नियोजित शिक्षक दक्ष नहीं है? तो एक बात आप जान लीजिए कि इस ये सवाल कहीं नहीं उठाया गया है, ये सवाल कहीं नहीं उठाया गया है कि नियोजित शिक्षक दक्ष नहीं, ये सवाल कहीं भी डायरेक्ट आपको उठाया नहीं गया है। क्लियर है? तो आपके दिमाग सर जब सवाल उठाया नहीं गया तो फिर परीक्षा की बात क्यों हो रही है? तो परीक्षा की बात सरकार कर रही है और उनके पीछे बस एक ही रीजन होगा, उनका एक ही रीजन होगा कि हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रमोशन दे रहे हैं। प्रमोशन में क्या है कि आप जो नगर पंचायत के शिक्षक हैं उनको हम लोग अब राज्य सरकार के अंतर्गत ला रहे हैं। 243 आर्टिकल से 309 आर्टिकल, अब 243 309 को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम देख रहे हैं ना, हम इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज दोनों को डालने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग एकदम थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए नॉलेज भी जान जाइए और जो इंफॉर्मेशन है उसको भी जान लीजिए। क्लियर? चलिए, तो कहीं ना कहीं एक प्रमोशन मतलब एक विभागीय परीक्षा के रूप में सरकार चाह रही है, और इसीलिए चाह रही है सरकार कि हम सक्षमता परीक्षा लें और फिर वहां से प्रमोशन देके क्या बना दें? विशिष्ट शिक्षक बना दें। क्या बना दें? विशिष्ट शिक्षक बना दें। क्लियर है? तो ये कहीं भी सवाल नहीं है कि नियोजित शिक्षक दक्ष नहीं है, बिल्कुल दक्ष हैं और बिल्कुल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पूरे तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके वजह से ही शिक्षा का काफी ग्रोथ बढ़ा है। तो ये शिक्षक को कहीं भी अपने आत्महीनता का शिकार नहीं होना है कि हम लोग बार बार परीक्षा दे रहे हैं, क्या हम लोग दक्ष नहीं है, क्या सेवा नहीं दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा आत्महीनता मन में नहीं पालना है। आप बिल्कुल सक्षम हैं, बिल्कुल दक्ष हैं और बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं। क्लियर है? हाँ, सरकार है वो आपकी बातों को मानेगी और थोड़ा सा समय लेगी और कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बेहतर किया जाएगा। चलिए, खैर आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। एक सवाल और हमारे पास बचता है, एक सवाल और हमारे पास बचता है जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है कि सर परीक्षा के बाद हम लोग राज्यकर्मी बनेंगे या विशिष्ट शिक्षक बनेंगे? क्या बनेंगे? परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बनेंगे या विशिष्ट शिक्षक बनेंगे? दिमाग में चल रहा है चर्चा। चलिए, तो मैं एक लाख बता दूं कि राज्यकर्मी, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि राज्यकर्मी और विशिष्ट शिक्षक के बीच में जो है ना, सिर्फ एक धागे का फर्क है, एक धागे का फर्क, मात्र एक धागे, एक महीन धागे का फर्क। चूंकि हो सकता है कि आपका अनुच्छेद सरकार को डायरेक्ट राज्यकर्मी बनाने के लिए बाधित करता हो सकता है टेक्निकली बातें हो, कि हो सकता है उस पर कोर्ट संज्ञान ले ले या आने वाले समय में कुछ वैसी चीजों पर आपत्ति न दर्ज कर सके। तो ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, एक संभावना जता रहा हूं कि आपका विशिष्ट शिक्षक पहले बना ले सरकार और विशिष्ट शिक्षक के बाद और राज्यकर्मी के बीच में कोई खाई नहीं रहेगा, एक महीन धागे का फर्क रहेगा, क्योंकि आप भी चले जाएंगे उस ग्रेड में, बीपीएससी वाले साथी भी उस ग्रेड में चले जाएंगे। क्लियर? जो अब उनका भी
25,000 मूल वेतन से स्टार्ट होगा, आपका भी 25,000 मूल वेतन से स्टार्ट होगा। आपकी सेवा उतनी ज्यादा तो आपको वेतन संरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। वेतन आपका घटेगा नहीं, बढ़े ना बढ़े, अगर हो सकता है कि आपका वेतन नहीं बढ़े लेकिन घटने की संभावना नहीं रहेगी। तो आपको विशिष्ट शिक्षक जब बनाया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग राज्यकर्मी के एकदम, अब ये हम नहीं कहेंगे सर एकदम बिल्कुल बराबर कर दीजिए, ये अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब सरकार अभी नहीं कही तो हम कैसे कह दें। तो विशिष्ट शिक्षक जब आप बनते हैं तो इसके बीच और उसके बीच में एक धागे मात्र का फर्क बचता है। और जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा तब फिर राज्यकर्मी बनना आपके लिए या सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित किया जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो सर क्या हम लोग अभी क्या करें? कुछ नहीं करना है, सरकार को ईमेल कीजिए और संभावना जताइए कि सरकार आपके मांगों पर अगर पुनर्विचार करे, आपके मांगों को मान ले, तो हो सकता है कि बिना परीक्षा आप लोगों को, बिना परीक्षा, राज्यकर्मी नहीं, बिना परीक्षा आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक बना दे। क्या करे? विशिष्ट शिक्षक बना दे। हाँ, थोड़ा सा कुछ नियमावली में अगर आप लोग को लगता है कमी है, आपत्ति दर्ज कीजिए। और जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, और कोशिश कीजिए बिना परीक्षा के बन जाए और अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा भी होती है तो आप लोग मेंटली थोड़ा सा तैयार भी रहिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि बीपीएससी में बहुत सारे साथी अभी फॉर्म नहीं भर के बहुत पछता रहे हैं कि सर भले हम एग्जाम दे देते, बीपीएससी का पास कर जाते। खैर जो हो गया सो हो गया, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, तो अब क्या हुआ, विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो समझिए कि आप राज्यकर्मी बन गए। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिए, परीक्षा बाद राज्यकर्मी और विशिष्ट शिक्षक, इस दोनों के बीच में उतनी बड़ी खाई नहीं है जितनी बड़ी खाई आप अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। क्लियर है? तो ये समस्त चर्चा हम लोगों ने आप तक पहुंचाने का काम किया कि जो आपके मन में जो सवाल हैं उस सवालों को मैं अपने स्तर से प्रयास किया हूं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं। अगर आप लोग संतुष्ट होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूं। अगर किसी बिंदु पे आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मैं अगले वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बना दीजिए, इससे जुड़ा हुआ एक जानकारी हमें शेयर कर दीजिए। तो मैं उस तरह का वीडियो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, समय मिलेगा तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं बैचेस रहते हैं तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा अपने आप में कंजेस्टेड रहता है। तो जब भी समय मिलेगा मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करूंगा। हाँ, जाते जाते एक बार जो भी साथी नए एकदम बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा की संभावना बनती है तो मैं इसी चैनल पे आप लाइव आकर आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा और बिल्कुल आपको सारा पीडीएफ के साथ आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।